भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो आधुनिक हिंदी साहित्य के दो बड़े युग माने जाते हैं आधुनिक काल के, उन पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, प्रश्नोत्तरी के जरिए समझ चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियोस भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज भारतेंदु युग से थोड़ा पहले और रीतिकाल के बाद, यानी कि इन दो कालों के बीच का जो समय है उस पर हम चर्चा करेंगे। उस समय का क्या रोल रहा, उस समय कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य को और भी ज्यादा विकसनशील बनाया। राइट, जैसे देखिए, खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और काशी नागरी प्रचारणी सभा का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, ये दो बड़ी घटनाएं मानी जाती हैं। तो इसी के बारे में हम प्रश्नोत्तरी के जरिए जानेंगे। राइट, और साथ ही खड़ी बोली गद्य के जो चार उनायक माने जाते हैं, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद इंशाअल्लाह खान और मुंशी सदासुख लाल नियाज, इन चारों राइटरों का क्या रोल रहा है खड़ी बोली गद्य के विकास में, इसको भी हम प्रश्नोत्तरी के जरिए समझेंगे। राइट, और इतना तो हमें पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो ये बातें तो हमें पता होना जरूरी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए, उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था ना, हमारे देश गुलाम था, अंग्रेजों की अधीनता के अंडर रह रहा था, परतंत्र था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उसमें क्या, क्यों होती है इसकी स्थापना? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती युवक थे, उनको भारतीय भाषाओं, संस्कृति और न्यायिक प्रणाली का ज्ञान देना और प्रशिक्षण प्रदान करना, इसी की वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। और साथ ही जो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं, उनके समय में यहाँ भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। राइट, और इस संस्था ने अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज ने क्या किया, संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया एक भाषा से दूसरी भाषा में। और इस कॉलेज ने हिंदी साहित्य, ब्रज भाषा साहित्य, संस्कृत साहित्य के उन्नयन की आधारभूमि तैयार की। राइट, और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर जो प्रयोग किए गए ना, उसके प्रभाव से आज भी हिंदी भाषा और साहित्य मुक्त नहीं है। राइट, और आगे देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी से 1854, तो इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक चलता रहा। और फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों ने हिंदुस्तानी भाषा में पाठ्य पुस्तकें व व्याकरण कोश भी तैयार किया। और इस कॉलेज की मुख्य देन है कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। राइट, लेकिन इससे पहले दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जा चुकी थी गद्य साहित्य की। कौन कौन सी? देखिए, राम प्रसाद निरंजनी एक लेखक हुए, उनके द्वारा लिखी जा चुकी थी 1741 ईस्वी में हिंदी भाषा की जो परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक मानी जाती है, भाषा योग विशिष्ट नाम से। राइट, और इस तरह से राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी माना जाता है। और दूसरी जो पुस्तक रहती है वो कवि गंग द्वारा लिखी हुई चंद छंद वर्णन की महिमा। राइट, कवि गंग जिनका असली नाम होता है गंगाधर और जो अकबर के दरबारी कवि होते हैं। और कहा जाता है कि ये जो पुस्तक है चंद छंद वर्णन की महिमा, इसे मुगल राजा जहांगीर काफी प्रभावित हुए थे इस रचना से। और इसके बाद फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। और हिंदी नवजागरण के इतिहास में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली यह देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को होती है श्याम सुंदर दास द्वारा। राइट, क्योंकि इस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला होता है, तो हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए था। राइट, और देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, स्थापना करने का उद्देश्य काशी नागरी प्रचारणी सभा का कि हिंदी साहित्य और भाषा का प्रचार प्रसार करना। दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्या होता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के पीछे
क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्र रहते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, छात्रावास के बरामदे में बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्यों ना एक इस तरह की संस्था ओपन की जाए। बाद में फिर 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना की तिथि भी इन्हीं महानुभावों को ने निर्धारित की, इन्हीं के द्वारा तैयार की जाती है ना कि कब इसकी स्थापना की जाए। और आधुनिक हिंदी के जनक जो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके फुफेरे भाई रहते हैं बाबू राधा कृष्ण दास, तो जो इस संस्था के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और कहा जाता है कि इन तीनों के द्वारा कई बार काशी के सप्तसागर मोहल्ले के गुड़साल में बैठक की जाती थी और वहां पर चर्चा की जाती थी, डिस्कस किया जाता था कि आखिर किस तरह से इसकी स्थापना की जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए हिंदी भाषा का, राइट, इसके अंतर्गत, इस संस्था के अंतर्गत। तो इस तरह से घुड़साल में बैठकर भी उन्होंने ये तय किया होता है, इसकी नीति निर्धारित की होती है। और बाद में इस संस्था को हालांकि स्वतंत्र भवन भी बना दिया जाता है। तो देखिए जी, जब पहले ही साल जो इसके सदस्य बनते हैं उनमें महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास चौधरी, प्रेमघन जैसे भारत ख्याति विद्वान इसके सदस्य बनते हैं। और फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक रहते हैं, अग्रणी संस्थापक जिनको माना जाता है, वे मुख्य तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं इस संस्था को लेकर, राइट। तो इस तरह की बातें रहती हैं इस संस्था के पीछे। और भी तमाम बातें हैं जिनको हम प्रश्नोत्तरी के जरिए ही डिस्कस करेंगे। देखिए, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। एक प्रश्न ये बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कब हुआ था। अब पहले तो काशी नागरी प्रचारणी संस्था आई, है ना, लेकिन उसी संस्था के द्वारा फिर 1896 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, राइट। और यह हिंदी की उस समय की एक त्रैमासिक पत्रिका होती है। और श्याम सुंदर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास इसके संस्थापक बनते हैं, संपादक बनते हैं, इसके संस्थापक नहीं, राइट। इसका संपादन कार्य संभालते हैं। फिर 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका में परिवर्तित कर दी जाती है, बदल दी जाती है। और फिर इसके जो संपादक बनते हैं वो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए जाते हैं उस समय, राइट। नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है और इसमें शोधपरक लेख भी छपा करते थे और यह अपने शोधपरक लेखों के लिए प्रसिद्ध थी। इसका सारे खोज जगत में मान है इस पत्रिका का, और इसका शीर्षक होता था नागरी प्रचारणी पत्रिका, जिसका मतलब होता था प्राचीन शोध संबंधी त्रैमासिक पत्रिका, राइट। तो ये बातें रही हैं इसके पीछे जो मोटे तौर पर हमें पता होना जरूरी है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव कैसे पड़ती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, राइट। जो कोलकाता है ना, वहाँ पर ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, लेकिन इसका पुराना नाम होता है कालीकट, राइट। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है जिनको हम प्रश्नोत्तरी के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1798 से 4 मई 1799 तक चला था, अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच, राइट, जो मैसूर के टीपू सुल्तान रहे हैं उनके बीच। और यह एक निर्णायक युद्ध हुआ था जो श्रीरंगपट्टनम में 5 अप्रैल से 4 मई तक चला था। और इसमें जो बंगाल का टाइगर कहा जाता है टीपू सुल्तान, वो मारा जाता है, उसकी हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इसी जीत की खुशी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करती है, राइट, ये याद रखना है। बाकी चलिए प्रश्नोत्तरी के जरिए देखते हैं, जो बातें रहती हैं उनको हम प्रश्नोत्तरी के जरिए। तो देखिए जी, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है हमारे सामने 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में, 11 जुलाई सन 1800 ईस्वी को, या फिर 12 जुलाई सन 1800 ईस्वी को, या 15 जुलाई सन 1800 ईस्वी को।
अब यहाँ पर महीनों का ही सारा हेर फेर है, आगे तो सन जो दिया है वो बिल्कुल सेम है। तो पूरी तिथि जब पूछी जाती है तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को। विकल्प एक यहाँ पर सही होगा। मैंने यहाँ पर विकल्प 1 2 3 4 ऑप्शन में रखे हैं, राइट। तो कब हुई थी? 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? विकल्प है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या मुर्शिदाबाद। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में। विकल्प एक सही उत्तर, राइट। तीसरा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई? विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मार्क्विस वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड मार्क्विस वेलेस्ली। विकल्प 2 सही उत्तर होगा, राइट। 26 अप्रैल 1798 से 30 जुलाई 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। ओके, भारत में अंग्रेजी राज्य के, राइट। आगे देखते हैं प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? विकल्प हैं विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया द्वितीय, विलियम तृतीय या हेनरी प्रथम। तो देखिए, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड के शासक थे, कौन थे? विलियम तृतीय, राइट। विकल्प 3 यहां पर होगा सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 है, किस भारतीय शासक पर विजय के उपलक्ष्य में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये यूं कहें अंग्रेजों के द्वारा। विकल्प हैं टीपू सुल्तान, हैदर अली, महादजी सिंधिया या बाजीराव द्वितीय। तो टीपू सुल्तान जो भारतीय शासक था उसको मारा गया था और उस पर विजय हासिल की थी। उसी की जीत की खुशी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, राइट। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी भाषा के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं कैप्टन जेम्स माउंट, जॉन बॉथपिक गिलक्राइस्ट, कैप्टन विलियम टेलर या मेजर विलियम प्राइस। तो बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी भाषा के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय हिंदी के जो पहले विभागाध्यक्ष थे वे थे जॉन बॉथपिक गिलक्राइस्ट। विकल्प 2 यहां पर होगा सही उत्तर, राइट। यही बने थे सबसे पहले जब फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया वहां पर, तो यही इसके हिंदुस्तानी भाषा के या हिंदी भाषा के प्रथम विभागाध्यक्ष बने थे। साथ में मैं बीच में ये कहना चाहूंगी कि ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा और जिस तरह से आपको लगता है कि प्रश्न कुछ जल्दबाजी में यूं कहें कि गलत हो गया है या गलत बता दिया है उत्तर, तो उसको सही करेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये प्रश्न गलत है और इसका उत्तर ये होगा, राइट। जैसा कि आप करते भी आए मुझे खुशी होती है। देखिए, जानबूझ के भी कई बार इस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं गलत। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। ओके, तो प्रश्न 7 देखिए यहाँ पर कि ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं जॉन बॉथपिक गिलक्राइस्ट, विलियम प्राइस, लल्लू लाल या सदा सुखलाल। ओरिएंटल सेमिनर नामक संस्था, तो किसने की थी इस संस्था की स्थापना, ये बताना है हमें यहाँ पर। जॉन बॉथपिक गिलक्राइस्ट, ओके, इनके द्वारा की गई थी ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था की स्थापना। और यही फिर इसके पहले क्या बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने थे, जो पीछे वाला प्रश्न हमने देखा, राइट। तो विकल्प 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखिए, प्रश्न 8 है कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किसने किया? जॉन बॉथपिक गिलक्राइस्ट ने, कैप्टन जेम्स माउंट ने, कैप्टन विलियम प्राइस ने या कैप्टन विलियम टेलर ने। बताना है कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किसने किया था। तो देखिए, इनमें से जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प 4, कैप्टन विलियम टेलर द्वारा सबसे पहले हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया गया है, कैप्टन विलियम टेलर। ओके, आगे देखते हैं।
फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग का नामकरण हिंदी विभाग किसने किया? विकल्प हमारे सामने वही रहेंगे, कैप्टन विलियम प्राइस, कैप्टन विलियम टेलर, कैप्टन जेम्स माउंट और या फिर जॉन वॉर्टविक गिलक्रिस्ट। देखिए क्यों इनके विकल्प सामने रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में बात की उस समय जब ये कॉलेज स्थापित किया गया तो ये वहां पर इन्होंने अपनी मुख्य रोल प्ले किया है, इसीलिए विकल्प के तौर पर वही रहेंगे जिनके बारे में आज हम देख रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग का नामकरण हिंदी विभाग किया है आपके किसने? कैप्टन विलियम प्राइस ने। विकल्प एक सही उत्तर। ओके, साथ ही आपने यहां पर याद रखना है कि हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष विलियम प्राइस ने क्या किया? सन 1825 में पहली बार हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से अलग कर एक प्रमुख देसी भाषा के रूप में स्वीकार किया था विलियम प्राइस ने, राइट। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ? जब इसकी स्थापना हुई 1800 में, तो तब से लेकर 1800 जब यह बंद हुआ, जो तिथि हम यहाँ पर चूज करेंगे, तब तक यह निरंतर प्रगतिशील रहा, कार्यरत रहा। और हालांकि बाद में ऐसा समय भी आया कि इस संस्था को थोड़ा बंद करना पड़ा, मतलब उतने सुचारू रूप से कार्य नहीं किया गया फिर बाद में, राइट। और अंग्रेजों के द्वारा ही यह बंद किया था। तो सही विकल्प होगा विकल्प 3, 1854 ईस्वी में। क्यों किया था उसको भी हम देखेंगे, राइट। उसके पीछे भी ये कारण था कि जो लॉर्ड मैकाले आते हैं बाद में, है ना, तो उनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को कि उस तरह का क्राइटेरिया तैयार किया जाता है कि अब जो भी शिक्षा मिलेगी वो मेन भाषा के तौर पर अंग्रेजी ही होगी। तो फिर उस वजह से इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था 1854 में। क्योंकि देखिए इस कॉलेज में तो हमारी जो यहाँ की भाषाएं थी, है ना, जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, संस्कृत भाषा, बाकी दूसरी धार्मिक पुस्तकें, उन सब का यहाँ पर अनुवाद होता था, शिक्षण दिया जाता था। लेकिन फिर पूरी तरह से और ज़्यादा अंग्रेजों ने इसमें कब्जा कर लिया भारत में, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया आगे चल कर कि अंग्रेजी भाषा को ही मुख्य भाषा बनाया जाएगा। तो इस वजह से यह कॉलेज बंद हुआ फिर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक की भाषा में पूर्वीपन है? और देखिए विकल्प हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खान और या फिर सदा सुखलाल। और ये चारों के चारों राइटर हिंदी गद्य लेखन के चार बड़े महानुभाव, बड़े उनायक माने जाते हैं, राइट। और ये चारों के चारों क्या है? भारतेंदु पूर्व युग के ये राइटर हैं, लेखक हैं। लेकिन यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस लेखक की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। पूर्वीपन, पूर्वी की जो जितनी भी बोलियां रही हैं उनके अनुसार, राइट। तो देखिए इनमें से सदल मिश्र ऐसे राइटर हैं, है ना, जिनकी भाषा में पूर्वीपन ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, विकल्प एक सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? या नासिकेतोपाख्यान यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान, लल्लूलाल या फिर सदा सुखलाल। तो इनमें से सदल मिश्र के द्वारा ही लिखी गई है नासिकेतोपाख्यान, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, आरंभिक गद्य उनायकों में से किसने यमलोक की यात्रा का वर्णन अपनी रचना में किया है? सैयद इंसा अल्लाह खान ने, सदा सुखलाल ने, सदल मिश्र ने या फिर लल्लूलाल ने। तो देखिए ये चारों के चारों आरंभिक गद्य उनायक तो माने ही जाते हैं, लेकिन इनमें से बताना है कि यमलोक की यात्रा का वर्णन किस राइटर ने अपनी किस रचना में किया है। ओके, यह भी जरूरी है, इससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न कई तरह से बनाया जा सकता है। देखिए सैयद इंशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या लल्लूलाल बताना है। यमलोक की यात्रा का वर्णन किस राइटर ने किया है? तो देखिए सदल मिश्र ने ही किया है। और किस रचना में किया है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यमलोक की यात्रा का वर्णन। ओके, प्रश्न 14 है, अरबी फारसी मिश्रित भाषा को यामनी भाषा किसने कहा है? विकल्प है सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान। बताना है कौन है, किसके द्वारा कहा गया
जो अरबी फारसी मिश्रित भाषा थी उसको यामिनी भाषा। तो देखिए लल्लू लाल के द्वारा कहा गया है ना, कि अरबी फारसी मिश्रित जो भाषा है वह कैसी भाषा है, यामिनी भाषा है। तो सही विकल्प होगा विकल्प 2 लल्लू लाल। ओके, आगे का प्रश्न 15, ब्रजभाषा व्याकरण जो कि एक मौलिक रचना है 1811 ईस्वी में लिखी गई, किसकी रचना है ब्रजभाषा व्याकरण? विकल्प हैं, क्या सदा सुख लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है, इंशाअल्लाह खान की रचना है, या सदल मिश्र की रचना है ब्रजभाषा व्याकरण? तो देखिए यह रचना रही है लल्लू लाल की, है ना, जिन्हें लाल कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी रचना का नाम है ब्रजभाषा व्याकरण, जो इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र मौलिक रचना है। बाकी इन्होंने अनुवादित रचनाएं की हैं, लिखी हैं, ओके, अनुवाद किया है, लेकिन जो ब्रजभाषा व्याकरण है वो इनके द्वारा लिखी हुई एक मौलिक रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेताल पचीसी, लाल चंद्रिका, सिंहासन बतीसी, राजनीति, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या नागरी दशम, माधव विलास, सभा विलास, ब्रजभाषा व्याकरण, लताइफ हिंदी और माधोनल किस कवि द्वारा रचित रचना है? मैंने इस तरह से प्रश्न तैयार किए ताकि आप एक ही प्रश्न में सारी रचनाओं को देख सकें। एक राइटर की रचना है ये सारी की सारी, और यहाँ पर आप इसको देखकर समझ गए होंगे प्रेम सागर बड़ी फेमस रचना रही है। प्रेम सागर को नागरी दशम नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। ओके, तो ये किसकी रचना है दिए गए विकल्पों में? सदल मिश्र की, इंशाअल्लाह खान की, लल्लू लाल की या सदा सुख लाल की? तो देखिए लल्लू लाल की सारी रचनाएं हैं, तमाम रचनाएं, राइट, जिनमें से अभी हमने पीछे प्रश्न देखा कि जो ब्रज भाषा व्याकरण है ना, ये इनकी एकमात्र मौलिक रचना है, और बाकी ये जितनी भी रचनाएं दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी अनुवादित रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं। ओके, लल्लू लाल इसका सही आंसर होगा। आगे का प्रश्न देखिए, क्या कहते हैं कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह पंक्ति किस लेखक की है? विकल्प हैं, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र। तो भाषा के संबंध में यह किसने कहा कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया? तो देखिए यह कहा है हमारे किसने? सदा सुखलाल ने, राइट, क्योंकि ये जो थे ये बहुत प्रेम करते थे भाषा से, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं वो वाली बात नहीं रही है, तो इन्होंने फिर ये वाली पंक्ति कही कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ओके, तो सदा सुखलाल की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 देखिए, इनमें से कौन लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रथम उनायकों में शामिल है? विकल्प है, राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंशाअल्लाह खान, भारतेंदु हरिश्चंद्र या किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए यहाँ पर निरंजनी होगा। ओके, तो देखिए क्या पूछा है प्रश्न में, खड़ी बोली गद्य के जो उनायक रहे हैं ना 4, उनमें दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन शामिल था, कौन नहीं था और कौन था। तो राम प्रसाद निरंजनी तो नहीं होंगे, भारतेंदु भी नहीं होंगे, किशोरी लाल गोस्वामी भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी विकल्प के तौर पर भी और पहले भी देखा हमने प्रश्न कि कौन कौन से माने जाते हैं, तो उनमें से होंगे सैयद इंशाअल्लाह खान। ओके, खड़ी बोली गद्य के प्रथम उनायक और भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी जिसका उदय भान चरित नाम भी है, ये जिसको उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, और मुतक बुतक वारिक पुस्तकों के लेखक कौन है? मुंतखबुत बारिक पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? मुंतखबुत बारिक। तो ये बताना है यहाँ पर, और विकल्प देखिए, इंशाअल्लाह खान और सदा सुखलाल या सदल मिश्र और लल्लू लाल। तो रानी केतकी की कहानी देखकर आप समझ गए होंगे, जिसको उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, वह है इंशाअल्लाह खान की रचना, और मुंतखबुत वारिक यह रचना है सदा सुखलाल की, राइट। तो यहाँ पर होगा विकल्प 1 सही उत्तर कि इंशाअल्लाह खान और सदा सुखलाल इन रचनाओं के रचनाकार हैं। प्रश्न 20 देखिए,
निम्नलिखित में कौन भारतेंदु पूर्व लेखक हैं? सदल मिश्र और लल्लू लाल, सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खान, या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ये भारतेंदु पूर्व लेखक हैं और इन्हीं चारों को खड़ी बोली गद्य का उनायक भी माना जाता है, प्रथम उनायक। राइट। प्रश्न 21 है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम उनायकों में कितने लेखक शामिल हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए सही विकल्प होगा विकल्प 4। राइट। सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल और कौन है? सदा सुखलाल है ना। तो 4 शामिल थे। तो प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको एक आसानी से इजीली तौर पर याद रहे उस तरह से मैंने प्रश्नों को यहाँ पे टाइप किया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि दरिया-ए लतफत, जो कि उर्दू का प्रथम व्याकरण माना जाता है, दरिया-ए लतफत नाम से, वह किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? सदल मिश्र के द्वारा, इंशाअल्लाह खान के द्वारा, भारतेंदु के द्वारा, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा? तो देखिए, जो दरिया-ए लतफत है ना, उर्दू का प्रथम व्याकरण, वह लिखा गया है इंशाअल्लाह खान के द्वारा। राइट। इंशाअल्लाह खान के द्वारा यह लिखा गया है। प्रश्न 23 है, श्याम सुंदर दास ने की हिंदी, श्याम सुंदर दास हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते थे? श्याम सुंदर दास ने किसे माना है हिंदी की प्रथम कहानी? दुलाई वाली को, रानी केतकी की कहानी को, एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर इंदुमती को? तो देखिए, जो रानी केतकी की कहानी है उसी को श्याम सुंदर दास ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राइट। हिंदी की प्रथम कहानी माना है श्याम सुंदर दास ने रानी केतकी की कहानी को। प्रश्न 24 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? सदल मिश्र की भाषा को, सैयद इंशाअल्लाह खान की भाषा को, लल्लू लाल की भाषा को, या फिर मुंशी सदासुख लाल की भाषा को? तो आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग किस राइटर की भाषा बड़ी रंगीन और चुलबुली थी? तो सैयद इंशाअल्लाह खान, ओके, इन्हीं की भाषा को कहा है आचार्य शुक्ल ने रंगीन और चुलबुली। तो 24 का हो जाएगा यहां पर विकल्प 2 सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किसने फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन कार्य नहीं किया है? राइट। लल्लू लाल और सदल मिश्र ने तो किया है, और जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट ने भी किया है। सैयद इंशाअल्लाह खान इनमें से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने स्वतंत्र तौर पर लेखन किया है, रचनाएं लिखी हैं, राइट, गद्य की खड़ी बोली में, बट फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य नहीं किया है। तो सैयद इंशाअल्लाह खान ऐसे राइटर होंगे। ओके, विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र की बात करें तो ये तो भाषा मुंशी के तौर पर वहाँ पर कार्यरत थे, हिंदी पढ़ाते थे वहाँ पर, है ना। भाषा मुंशी या भाखा मुंशी भी कहा जाता है इनको, लल्लू लाल और सदल मिश्र को। राइट। प्रश्न 26 है, निम्न में से यह कथन किसका है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में भाषा के महत्व की दृष्टि से पहला स्थान सैयद इंशाअल्लाह खान, दूसरा स्थान सदल मिश्र और तीसरा स्थान लल्लू लाल जी को मिलना चाहिए? देखिए, भाषा के महत्व की दृष्टि से क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, या श्याम सुंदर दास का है, या गणपति चंद्र गुप्त का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो यह कथन रहा है श्याम सुंदर दास का। विकल्प 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। राइट, क्योंकि श्याम सुंदर दास ने ही यह कहा था कि प्रारंभिक गद्य के जो लेखक रहे उसमें भाषा के महत्व की दृष्टि से पहला स्थान सैयद इंशाअल्लाह खान को, दूसरा सदल मिश्र को, तीसरा लल्लू लाल को मिलना चाहिए। ओके। प्रश्न 27 देखिए। प्रश्न 27 है कि अपनी किस रचना को लल्लू लाल ने बजुआन ए रिख्ता कहा है? ओके, अपनी किस रचना को लल्लू लाल ने बजुआन ए रिख्ता कहा है? प्रेम सागर को, लताइफ है हिंदी को, माधव विलास को, या लाल चंद्रिका को?
तो लल्लू लाल जी ने लताइफ हिंदी को, अपनी रचना जो लताइफ हिंदी है उसी को बेजुबानी रेख्ता कहा है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, बेजुबानी रेख्ता ही होगा यहाँ पर। तो लल्लू लाल ने कहा है लताइफ हिंदी को। प्रश्न 28 देखिए, मुंशी सदासुख लाल ने श्रीमद् भागवत पुराण का किस नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया है? श्रीमद् भागवत पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद किस मुंशी सदासुख लाल ने किस नाम से किया है? क्या कठोपनिषद नाम से, सुख सागर नाम से, शांति सागर नाम से या प्रेम सागर नाम से? तो मुंशी सदासुख लाल की रचना कौन है? सुख सागर, है ना। विकल्प 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। सुख सागर जो रचना है इनकी, इसमें श्रीमद् भागवत पुराण का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। विकल्प 2 सही उत्तर। प्रश्न 29 है, इनमें से किस लेखक की भाषा को आचार्य शुक्ल ने पंडिताउपन की भाषा कहा है? मुंशी सदासुख लाल, सईद इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल या सदल मिश्र? तो देखिए आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग, ओके, आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग किस राइटर की भाषा में पंडिताउपन पाया जाता है? किसमें लगा इसको ऐसा आचार्य शुक्ल को? दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो जो मुंशी सदासुख लाल हैं उनकी भाषा में कहा, उनकी भाषा के लिए, उनकी भाषा आचार्य शुक्ल को ऐसी लगी कि जिसमें ज्यादा पंडिताउपन पाया जाता है। राइट। प्रश्न 30 देखिए, कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। वाह। कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी छुट अर्थात हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले और तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। और यह कथन इंशाअल्लाह खान ने कहा है स्वयं, पर अपनी किस रचना के लिए कहा है? क्या दीवाने फारसी के लिए, रानी केतकी की कहानी के लिए, या फिर मसनवी शिकारनामा या दरियाए लतफत के लिए? ये सभी जो हैं इनकी रचनाएं रही हैं इंशाअल्लाह खान की, लेकिन बताना है किस रचना के लिए इन्होंने यह कहा है। राइट। तो इन्होंने कहा है रानी केतकी की कहानी के लिए, जिसको उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी, इसी के लिए इन्होंने ये इतनी अच्छी बात कही है। राइट। प्रश्न 31, सदल मिश्र की रचना चंद्रावती पर किसका प्रभाव है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, अग्निपुराण या ईशावास्योपनिषद? जो सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती, उस पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो देखिए उस पर माना जाता है कठोपनिषद का प्रभाव। विकल्प 2 यहां पर सही उत्तर होगा। राइट। प्रश्न 32 है, इंशाअल्लाह खान किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे? शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या मुबारक शाह? विकल्प के तौर पर हमारे सामने ही, तो बताना है कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए इंशाअल्लाह खान जिस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। राइट। विकल्प 3 यहां पर सही उत्तर होगा। शाह आलम द्वितीय के दरबार में ये रहते थे इंशाअल्लाह खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अध्यात्म रामायण का रामचरित नाम से खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित किस रचनाकार ने किया है? सदासुख लाल ने, सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने या फिर इंशाअल्लाह खान ने? तो देखिए अध्यात्म रामायण का रामचरित नाम से खड़ी बोली में रूपांतरण किया है, और ये जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज से भी संबंधित थे। राइट। ये जो थे आपके, जिसने किया है ना अध्यात्म रामायण का रामचरित नाम से खड़ी बोली में रूपांतर, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से भी संबंधित है। तो बताना है कौन से ऐसे रचनाकार हैं, सदासुख लाल हैं या सदल मिश्र हैं? तो यहां पर होगा सही विकल्प सदल मिश्र। इन्हीं की रचना है रामचरित, जिसमें अध्यात्म रामायण का इन्होंने खड़ी बोली में रूपांतरण किया है। तो सदल मिश्र। प्रश्न 34 है, देखिए यह कथन है,
आचार्य शुक्ल का यह कथन है। हालांकि यहाँ पर मैंने इसमें वन लाइनर में ही रखा है, इसको रखने की कोशिश की है शॉर्टली। इन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाया था और 1829 में फिर बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी निकाला था। ठीक है, ये बीच बीच में इस तरह के कथन रखने का क्या तात्पर्य है? हम बात कर रहे हैं आधुनिक खड़ी बोली गद्य पर, गद्य साहित्य पर। तो ये सारे के सारे प्रश्न और ये सारे के सारे जो कथन हैं, यह आधुनिक खड़ी बोली गद्य से ही संबंधित है। तो आप इनके जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ गद्य का, खड़ी बोली गद्य का। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्रों की भाषा का हिंदी अनुवाद किया, प्रकाशित करवाया उन्होंने। आपको पता है ये वेदांत सूत्र किस भाषा में लिखे गए थे ना, फिर उसका हिंदी में अनुवाद कराया और 1829 में फिर बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में ही निकाला इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। और आचार्य शुक्ल का यह महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35 की हितोपदेश की कहानियों का राजनीति नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? हितोपदेश की कहानियों का राजनीति नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? लल्लू लाल ने, सदल मिश्र ने, सदा सुखलाल ने या इंशाअल्लाह खान ने? तो देखिए, लल्लू लाल ऐसे राइटर रहे जिन्होंने हितोपदेश की कहानियों का राजनीति नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो सही विकल्प होगा लल्लू लाल, विकल्प 1। हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है और शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे, ईसाइयों के, क्योंकि हिंदी गद्य के प्रसार में इनका बहुत कुछ योगदान रहा है। राइट, शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने ही तैयार की और इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी जगत क्या रहेगा, उनका सदा कृतज्ञ रहेगा। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का है, आचार्य शुक्ल का है या बचन सिंह का? तो देखिए, यह महत्वपूर्ण कथन रहा है आचार्य शुक्ल का। ओके, कि क्या रहेगा, ईसाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदी गद्य के प्रसार में, तो हिंदी प्रेमी जगत जो है उनका सदा कृतज्ञ रहेगा इस बात के लिए। ओके, नेक्स्ट कथन देखिए एक और आचार्य शुक्ल का। क्या लिखते हैं कि पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यह कथन है, आपके सामने विकल्प दिए जाएंगे तो आपने चूज करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है कि पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। और ये आचार्य शुक्ल की प्रत्येक बात, जो एक एक बात उन्होंने कही है ना, वही फिर आगे जाके कथन बनते हैं, कथनों के तौर पर पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड है ना, तो ये सब कुछ आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। उन्हीं की प्रत्येक कथनी को फिर आगे कथन के तौर पर हमारे सामने परोसा जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? विकल्प है 16 जुलाई 1893 को, 10 जुलाई 1896, 10 जुलाई 1900 ईस्वी या फिर 16 जुलाई 1905 ईस्वी। बताना है 38 का कौन सा विकल्प सही होगा। नागरी प्रचारणी सभा, राइट, तो विकल्प 1 होगा सही, क्योंकि 16 जुलाई 1893 ईस्वी को ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। राइट, और इस सभा का बहुत बड़ा रोल रहा है आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य में। 16 जुलाई 1893 को याद रखना है आपने। और जो नागरी प्रचारणी पत्रिका है ना, इसी सभा के द्वारा निकाली जाती है फिर 1896 में आगे चलकर। ओके, तो इनकी डेट्स में कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, इनकी डेट्स क्लियर से समझनी है आपने। आगे देखिए, कथन है कि खुसरो की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं
और जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियां या मुकरियां कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का यह प्रथम प्रयत्न कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, आचार्य शुक्ल का, बचन सिंह का या रामविलास शर्मा का? तो देखिए, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। आधुनिक गद्य साहित्य के बारे में ही आचार्य शुक्ल ने बहुत कुछ लिखा है, और हालांकि ये बात ईस्वी में नहीं करते, ये संवत में ही बात करते हैं ना, हमेशा देखना आप। लेकिन अमीर खुसरो ने जो पहेलियां मुकरियां लिखी, तो क्या बोलते हैं कि खुसरो की सी इनकी तरह पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थी उस समय, और उन्हीं के नमूने पर फिर आगे चलकर खुसरो ने भी पहेलियां और मुकरियां कहीं अपनी, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का यह प्रथम प्रयोग था। राइट, तो यह महत्वपूर्ण कथन है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40 कि हिंदी पर्शियन शब्दकोश हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में से किसने लिखा है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल। तो देखिए, ये प्रारंभिक गद्य लेखक हैं, ये चारों के चारों जो महत्वपूर्ण हैं। तो यह लिखा है जी सदल मिश्र ने, सदल मिश्र की ही रचना है यह हिंदी पर्शियन शब्दकोश। राइट, विकल्प 2 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे का कथन देखिए कि रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा एक तरह से अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कहते हैं कि रीतिकाल जब समाप्त हो रहा था ना, तो उसकी समाप्ति के साथ साथ अंग्रेजों का जो राज्य था, पूरा वर्चस्व देश में कायम हो गया था पूरी तरह से प्रतिष्ठित तौर पर। और यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही थी कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से ही मिली, क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलते थे, तो इधर के भारतीय लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा अपमान हो रहा है, हमारी तो कोई औचित्य अस्तित्व ही नहीं है ना। तो इस तरह से फिर विकास हुआ कि क्यों ना हम अपनी भाषा को प्रचार करें, इसका प्रसार करें। तो तभी तो फिर ये इस तरह की संस्थाएं बनाई गई, है ना। एक तरह से थोड़ी प्रेरणा के तौर पर कह सकते हैं, ये आचार्य शुक्ल का मानना था। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, उसी के द्वारा नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन होता है 1896 में, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका के तौर पर निकाली जाती है। पहले तो 3 महीनों में एक बार, फिर धीरे धीरे बाद में फिर यह मासिक पत्रिका के तौर हर महीने निकाली जाने लगी यह पत्रिका फिर। तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आचार्य शुक्ल का ही यह कथन है कि लल्लूलाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। तो सदल मिश्र के बारे में यह सब कहा है, भाई किसने कहा है? सदल मिश्र के बारे में यह सब कहना रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राइट, यहां पर इन्होंने लल्लूलाल के साथ इनका कंपेयर किया है कि लल्लूलाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न ही परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने कैसी व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, सदल मिश्र के बारे में लिखा है ये। ओके, तो याद रखना है आपने। प्रश्न 44 देखिए, हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका कौन सी है? निम्न में से बताना है कौन सी मानी जाती है। विकल्प है, क्या सरस्वती पत्रिका है, क्या इंदु पत्रिका है, क्या नागरी प्रचारणी पत्रिका है, या बाला बोधनी पत्रिका है? तो अभी मैंने बात की ऊपर कि हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका मानी जाती है नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका कब हुआ था, यह कब निकाली गई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 में, है ना। 1896 में यह पत्रिका निकाली गई थी।
प्रश्न 45 देखिए कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है और यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या कहते हैं कि गद्य की जो परंपरा चलाने वाले ये 4 लेखक माने जाते हैं, है ना? सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्लाह खान और लल्लू लाल, ये 4 माने जाते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल, है ना, और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। और जो व्यवहारोपयोगी ज़्यादा अच्छे से ठहरती है वह इन्हीं की भाषा ठहरती है। तो यह कहना रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, प्रश्न 46 देखिए। 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी, और इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों ने अपनाई है? क्या सदल मिश्र हैं, क्या मुंशी सदासुखलाल हैं, या इंशा अल्लाह खान है, या लल्लू लाल हैं? तो देखिए 19वीं सदी के आरंभ के 4 ऐसे लेखक रहे महत्वपूर्ण जिन्होंने क्या किया? हिंदी गद्य की आधारशिला रखी है। इन चारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इन चारों में से जिस गद्य शैली को आगे के इनके बाद जो आए लेखक है उन्होंने अपनाया, वो कौन से हैं? क्या सदल मिश्र हैं, मुंशी सदासुखलाल हैं, या फिर इंशा अल्लाह खान हैं, या फिर लल्लू लाल जी हैं? तो देखिए वे हैं सदल मिश्र। राइट, सदल मिश्र की शैली को फिर परवर्ती गद्य लेखकों ने भी अपनाया, तो याद रखना है आपने। प्रश्न 47 देखिए। कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिसे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों से निकाल कर गढ़ ली गई, तो यह एक शुद्ध भ्रम है या अज्ञान है। अज्ञानतावश ही वे लोग ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई, राइट, और उसका मूल रूप है उर्दू, और आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों से निकाल कर गढ़ ली गई, तो यह एक भ्रम और अज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह या श्याम सुंदर दास? तो देखिए यह कथन रहा है आचार्य शुक्ल का। राइट, खड़ी बोली के अस्तित्व के संबंध में आचार्य शुक्ल का यह महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, लल्लू लाल को निम्न और किन नामों से जाना जाता है? जो हमारे लल्लू लाल जी हैं उनको और किन नामों से जाना जाता है? लालचंद, लल्लू जी, लालो लाल या लाल कवि? बताइए इनमें से कौन सही विकल्प होगा? देखिए इनमें से इन सभी नामों से जाना जाता है लल्लू लाल को, तो उपरयुक्त सभी होगा। राइट, लालचंद के नाम से भी, लाल कवि के नाम से भी, लालो लाल के नाम से भी, और लल्लू जी के नाम से भी। तो लल्लू जी के संबंध में यह महत्वपूर्ण और बड़ा ही प्यारा प्रश्न था। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 49 है, हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों में से कौन 2 लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे? अब यहाँ पर वो प्रश्न बना है ताकि आपको इजीली याद रह सके। राइट, हिंदी के आरंभिक गद्य लेखों में से कौन 2 लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे या भाखा मुंशी थे या पढ़ाते थे हिंदी के अध्यापक के तौर पर? सदल मिश्र और इंशा अल्लाह खान, मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान और लल्लू लाल, या फिर लल्लू लाल और सदल मिश्र? तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प 4, लल्लू लाल और सदल मिश्र। हिंदी के आरंभिक गद्य ऐसे लेखक थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। और इनको याद रखने का एक तरीका ये भी है कि इनके नाम देखिए छोटे छोटे हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र, जबकि जो इंशा अल्लाह खान है और मुंशी सदासुखलाल है ये थोड़े लंबे नाम हैं। तो जो शॉर्ट नाम है उनको आपने याद रखना है, वही भाखा मुंशी के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। राइट, प्रश्न 50 देखिए। अकबर के समय में कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। यह कथन किसका है? यह भी कथन ही है जिसको प्रश्न बना लिया जाता है। राइट,
तो आचार्य शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या बचन सिंह का है? तो देखिए आचार्य शुक्ल का यह कथन है। जब आप इनका हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक इनके कही हुई या लिखी हुई जो लाइन है उसी से प्रश्न बनते हैं, वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सारी बातें इनके द्वारा लिखी गई है। तो अकबर के समय में कवि गंग नामक कवि हुए जिन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य खड़ी बोली की पुस्तक लिखी। तो यह भी आचार्य शुक्ल ने ही कहा था। ओके, प्रश्न 51, सुख सागर और मुंतखबुत बारिक और सुरासुर निर्णय किसकी रचनाएं हैं? विकल्प है सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या इंशाअल्लाह खान। तो देखिए, एक तो सुख सागर रचना है, दूसरी है मुंतखबुत बारिक जो कि एक जीवन वृतांत है ना। मुंतखबुत बारिक क्या है? जीवन वृतांत है। और जो सुरासुर निर्णय है, सुरासुर निर्णय, वह एक निबंध है। ओके, वह क्या है? एक निबंध है। तो ये बताना है किसकी रचना है ये। तो ये रचनाएं हैं आपके सदा सुखलाल नियाज की, सदा सुखलाल की रचना है। विकल्प 2 यहां पर सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 52 कि आरंभिक गद्य उनायकों में रामचंद्र शुक्ल जी ने किस विद्वान की गद्य शैली को सबसे अधिक महत्व दिया था? और सदल मिश्र की, सैयद इंशाअल्लाह खान की, मुंशी सदा सुखलाल या लल्लू लाल की? आचार्य शुक्ल ने किस विद्वान की गद्य शैली को सबसे अधिक महत्व दिया है? तो जिस गद्य लेखक की शैली को आचार्य शुक्ल ने सबसे ज्यादा महत्व दिया वे हैं आपके कौन? मुंशी सदा सुखलाल। ओके, विकल्प 3 यहां पर होगा सही उत्तर। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा गद्य शैली को इन्होंने अधिक महत्व दिया है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा और गद्य शैली की महत्ता की दृष्टि से क्या किया है? प्रारंभिक गद्य लेखकों को, इन चारों को निम्नलिखित क्रम में रखा है। सबसे पहले रखा इन्होंने मुंशी सदा सुखलाल को, फिर सैयद इंशाअल्लाह खान को, फिर लल्लू लाल को और फिर सदल मिश्र को। राइट, भाषा और गद्य शैली की महत्ता की दृष्टि से इन चारों की जो भाषा रही और जो लेखन शैली रही, गद्य लेखन शैली, उसी के अकॉर्डिंग आचार्य शुक्ल ने इनको इन क्रमों में रखा। सबसे पहले मुंशी सदा सुखलाल, फिर सैयद इंशाअल्लाह खान, फिर लल्लू लाल और फिर सदल मिश्र। यहां पर देखेंगे हम प्रश्न 53 कि विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नाम एक ग्रंथ निकाला, बड़ा ही साफ सुथरा ग्रंथ खड़ी बोली में। अतः जब तक और कोई दूसरा या इससे पुराना ग्रंथ ना मिले या रचना ना मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और माना जाना चाहिए और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। यह लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। ओके, तो मैंने कहा ना हर बार की इनकी एक एक लिखी हुई बात ही प्रश्न बनता है और कथन के रूप में पूछा जाता है। तो राम प्रसाद निरंजनी के बारे में इनका ये मानना रहा है। प्रश्न 54 कि निम्न में से किस कवि का उपनाम नियाज या निसार था? देखिए, ये कभी कभी नियाज नाम से भी लिखते थे या निसार नाम से भी, है ना, जो उपनाम है इनके और इनके नाम के आगे लगते हैं। तो सदा सुखलाल हैं क्या इंशाअल्लाह खान है, लल्लू लाल है या सदल मिश्र हैं? तो आप देखकर समझ गए होंगे, विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। सदा सुखलाल नियाज या इनको निसार भी लिखा जाता है। राइट, तो ये सदा सुखलाल के उपनाम रहे हैं। प्रश्न 55 है कि आरंभ के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार तथा चलती है। यह कथन किस विद्वान का है? आरंभ के जो 4 लेखक हुए उनमें से इंशाअल्लाह खान के बारे में लिखा है, इनकी भाषा सबसे चटकीली थी, मटकीली थी, मुहावरेदार थी और चलती थी, है ना। तो यह किसका कथन है? डॉक्टर बचन सिंह का है या आचार्य शुक्ल का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इंशाअल्लाह खान की भाषा के संबंध में। ओके,
प्रश्न 56, लल्लू लाल जी ने अपनी कौन सी रचना में भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन किया है? भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन किस रचना में किया है? क्या प्रेम सागर में, राजनीति में, बेताल पचीसी में, या फिर माधो नल में? तो देखिए जी, लल्लू लाल जी ने किया है प्रेम सागर में भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन। विकल्प 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न 57 देखिए कि मैकाले ने, मतलब जो लॉर्ड मैकाले रहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की, राइट, कि मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों से समर्थन किया और जो पूर्वी साहित्य था उसके प्रति उपेक्षा प्रकट की, कि अंत में क्या होता है, फिर संवत 1892 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। और यह कथन किसका है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, राइट। तो इस तरह से जो शुरू में अंग्रेजी आई हमारे, और आज भी देखिए अंग्रेजी का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं आचार्य शुक्ल की धीरे धीरे फिर अंग्रेजी की स्कूल खुलने लगे। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति उन्होंने लाई थी उस समय, उसी के परिणाम स्वरूप यह हुआ है। आगे का प्रश्न देखिए कि जयपुर नरेश समाई प्रताप सिंह, जो जयपुर नरेश समाई प्रताप सिंह थे, उनकी आज्ञा से लाला हीरालाल ने, एक लाला हीरालाल लेखक हुए, उन्होंने क्या किया, संवत 1852 में कौन सी बड़ी पुस्तक लिखी? लाला हीरालाल ने, और किसकी आज्ञा से? जयपुर नरेश समाई प्रताप सिंह की आज्ञा से। क्या चंद छंद वर्णन की महिमा, क्या आईने अकबरी, क्या हितोपदेश, या फिर आईने अकबरी की भाषा बचने का? तो आप समझ गए होंगे, यह भी रचना नहीं है, यह भी, ये तीनों रचनाएं तो नहीं है। तो कौन सा होगा फिर? विकल्प 4 आईने अकबरी की भाषा बचने का लिखी है लाला हीरालाल ने, और जयपुर नरेश समाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लिखी है 1852 में, ओके, जो कि एक बड़ी पुस्तक मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर लिखा है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली भाषा उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था और उसका कोई साहित्य भी नहीं खड़ा हुआ था, और इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच भी नहीं हुआ। फिर यह कथन किसका है? बचन सिंह का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या फिर आचार्य शुक्ल? तो देखिए आचार्य शुक्ल का यह कथन है, राइट, कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक क्या हुआ था? गद्य का विकास नहीं हुआ था और उसका कोई भी साहित्य खड़ा नहीं हुआ था। तो इसका भी एक प्रभाव रहा कि फिर क्या करने लगे लोग? खड़ी बोली को ग्रहण करने लगे और इसमें कोई संकोच भी नहीं था। देखिए जब परिवर्तन होता है कुछ नया तरह का, तो उसमें लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और जो हमारी सुविधा अनुसार ठीक हो तो उसी को। तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है खड़ी बोली गद्य के विकास में, राइट। प्रश्न 60 क्या कह रहा है कि लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर नहीं, बिहारी सतसई नहीं, हितोपदेश नहीं, तो बचा लाल चंद्रिका। तो लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई जो बिहारी सतसई की टीका है उसका नाम है लाल चंद्रिका। चलिए प्रश्न 61 देखते हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली के दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या? नहीं है। बचन सिंह का भी नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त का भी नहीं है, आचार्य शुक्ल का यह कथन है, राइट। कि देश के जो भिन्न भिन्न भाग थे, अलग अलग भाग, वहां पे मुसलमानों के फैलने से तथा दिल्ली दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की जो खड़ी बोली समुदाय था ना, उसके परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी खड़ी बोली, दिल्ली के समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा। तो इस तरह से भी खड़ी बोली के विकास में फिर इसका प्रचार प्रसार होता गया, आगे से आगे बढ़ती गई। तो आचार्य शुक्ल का यह कहना है। प्रश्न 62 कि लल्लू लाल जी ने अपनी किस रचना में हितोपदेश की कहानियां ब्रजभाषा गद्य में लिखी हैं? देखिए
हितोपदेश की कहानियां जो पहले पद्य में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन लल्लू लाल ने क्या किया, फिर इनको गद्य में लिख दिया, ब्रज भाषा गद्य में। तो वो कौन सी रचना है? क्या सिंहासन बतीसी है, क्या शकुंतला नाटक है, राजनीति है, या प्रेम सागर है? तो देखिए, जो इनकी रचना है ना राजनीति नाम से लल्लू लाल की, उसी में इन्होंने हितोपदेश की कहानियों को ब्रजभाषा गद्य में लिखा है। राइट, विकल्प 3 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि अकबर के समय में कवि गंग ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली फिर लल्लू लाल ने भी लिखी। यह कथन किसका है? भैया अकबर के समय में कवि गंग ने लिखी थी खड़ी बोली और ठीक वैसी फिर लल्लू लाल ने लिखी। तो यह कथन श्याम सुंदर दास का तो नहीं है, बच्चन सिंह का भी नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त का भी नहीं है, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। ओके, आगे देखिए कि गारसा दतासी जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, और पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक भी थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ उन्होंने हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख किया। ओके, ध्यान से सुनिए, इस कथन के तौर पर यहाँ पर कहा गया है, किसका कथन है कि क्या है, गारसा दतासी जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, पेरिस में या हिंदुस्तानी भाषा के उर्दू या हिंदुस्तानी भाषा के अध्यापक थे वो पेरिस में। राइट, गारसा दतासी। तो उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने उर्दू के कवियों को ज़्यादा लिया और हिंदी के भी कुछ विद्वानों को लिया। फिर गारसा दतासी क्या करते हैं, आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करते हैं और फिर हिंदी के संबंध में लिखते हैं या फरमाते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत एक बोली की सी रह गई है जो हर गांव में एक अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो देखिए, यह कथन रहा है गारसा दतासी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ की और हिंदी के संबंध में यह बात कह दी, यह फरमा दिया कि इस वक्त हिंदी की हैसियत सिर्फ एक बोली के समान रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ओके, आपने याद रखना है। प्रश्न 65 देखिए, किसी देश का साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। क्या बोला है कि किसी देश का जो साहित्य होता है ना, उसका संबंध क्या होता है, उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती है। और यह कहा है आपके आचार्य शुक्ल ने। ओके, संस्कृति अपने देश की कल्चर के बारे में कि किसी देश का भी साहित्य होना, उसका संबंध उसकी देश की संस्कृति और परंपरा से तो रहता ही है। अतः फिर साहित्य की जो भाषा होती है उस संस्कृति का अगर वो त्याग कर देती है ना, तो वह फिर नहीं चल सकती, वो टिक ही नहीं सकती है। कोई भी साहित्य रचा गया हो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति को लेकर वह आगे बढ़ता ही बढ़ता है, उसकी झलक उसमें मिलती ही मिलती है। राइट, तो आचार्य शुक्ल का यह कहना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 66 कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, बल्कि वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है ना, तो लिखा है कि हिंदी और या आर्य भाषा में इसका प्रकाशन तो इन्होंने किया ही किया, लेकिन साथ में जो वेद थे, वेद भाष्य, उनका भी संस्कृत और हिंदी में अनुवाद किया। और स्वामी जी ने संवत 1932 में फिर क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट, 1932 में। ये संवत में बात कही है आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में, संवत में ही बात कही है, ईस्वी में नहीं कही है। तो यह ठहरता है इसमें सावन माइनस करें तो 1875 के आसपास है ना। तो ये आपने याद रखना है। और कहा कि सब आर्य समाजियों के लिए फिर क्या किया है इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी और आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि हम देखते हैं
कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों का भी हिंदी खड़ी बोली गद्य में बहुत विकास रहा है, हिंदी भाषा में, राइट। तो इसीलिए इन्होंने देखिए अनुवाद करके अपनी इन रचनाओं को और हिंदी को इन्होंने अनिवार्य ठहराया फिर, राइट। यहां पर देखिए क्या लिखा है 67, यह कथन है कि पंडित श्रद्धा राम फिलौरी ने क्या किया। पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी ने गद्य में तो बहुत कुछ लिखा, पर वह हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। इसके साथ उन्होंने कुछ पद्य रचनाएं भी लिखी, है ना, लिखते थे वो, गद्य तो लिखा ही लिखा जी भर के, लेकिन पद्य रचना भी करते थे पंडित श्रद्धा राम फिलौरी। तो उन्होंने संवत 1924 में आत्मचिकित्सा, राइट, आत्मचिकित्सा नाम से एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी पंडित श्रद्धा राम फिलौरी ने, और जिसे क्या 1928 में उन्होंने फिर संवत 1928 में हिंदी में उसका अनुवाद करके छपाया, राइट। और ये अध्यात्म संबंधी थी पुस्तक आत्मचिकित्सा, जिसमें सब चीज़ों के बारे में बताया गया था अच्छे से, विज्ञान के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, इस तरह की जो टेक्निक्स रहती है उन सब के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने भाग्यवती नाम का फिर एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा संवत 1934 में पंडित श्रद्धा राम फिलौरी ने, राइट। क्या कहते हैं कि आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक तो लिखी, लेकिन भाग्यवती नाम से भी एक सामाजिक उपन्यास लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई, और वे अपने समय के सच्चे, हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे, राइट। आगे लिखते हैं कि वे अपने समय के सच्चे और सिद्धहस्त लेखक थे। जिस दिन संवत 1938 में उनका देहांत हुआ, तो उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के दो ही लेखक हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और यह क्या कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, तो देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन गए कि आत्मचिकित्सा संबंधी पुस्तक जो कि अध्यात्म संबंधी पुस्तक है वह किसकी है, तो पंडित श्रद्धा राम फिलौरी की है ना। और इन्होंने गद्य में बहुत कुछ लिखा है, राइट। और दूसरा कि भाग्यवती नाम की एक सामाजिक उपन्यास जो है वह किसके द्वारा रचा गया है, तो पंडित श्रद्धा राम फिलौरी। और तीसरा कि यह कथन किसका है कि वे अपने समय के सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे, तो आचार्य शुक्ल का है, किसके बारे में, पंडित श्रद्धा राम फिलौरी के बारे में, है ना। 3 प्रश्न तो ये बन गए देखिए। और फिर यह किसने कहा था कि भारत में भाषा के 2 ही लेखक हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में। जो पंजाब में यह इन्होंने स्वयं के बारे में कहा था, है ना, कि मैं अच्छा राइटर हूँ एक हिंदी भाषा का। तो भाषा के 2 ही अच्छे लेखक, एक काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बोला इन्होंने और पंजाब में अपने लिए बोला। तो यह कथन पंडित श्रद्धा राम फिलौरी का ही है अपने संबंध में, और भारतेंदु के संबंध में। तो जब इनकी मृत्यु हो रही थी तब इनके मुंह से ये बात निकली थी, और यह सब हमारे सामने रखा आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देश भाषा के साहित्य ने क्या किया। देखिए, देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। जो हमारा इस तरह से देश भाषा के साहित्य का विकास हुआ ना, उत्तराधिकार में बोलते हैं, जैसे संस्कृत साहित्य में कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। और विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राइट। देश भाषा के साहित्य को कहते हैं कि उत्तराधिकार में संस्कृत साहित्य से कुछ संचित शब्द मिले हैं, तो विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को अविच्छिन्न कैसे कर सकती थी। और जी लास्ट और अंतिम कथन देखिए आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही क्या हुआ था, हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही, राइट। अब आवश्यकता थी ऐसी
शक्ति संपन्न लेखकों की जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित कर सके या करते, और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में फिर भारतेंदु का उदय हुआ। वाह, क्या बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके, कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता थी ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते, और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। और ठीक फिर इसी जो परिस्थिति में था भारतेंदु युग का उदय हुआ। राइट, तो फिर भारतेंदु युग के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन द्विवेदी युग के बारे में भी पढ़ा, प्रश्नोत्तरी के जरिए डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं,